बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स। जिनके ऊपर कम से कम आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स के नाम लिखो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, युगलिना, मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका, सिरेशियम, सिरेशियम, CERATIUM, सिरेशियम, जियार्डिया, जियार्डिया, बेलेंटिडियम, वोल्वॉक्स, वोल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, लिशमेनिया। बस बस इतने में हो जाएगा। लिशमेनिया, ट्रिपेनोजोमा, ट्रिपेनोजोमा, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। तो ये कुछ हैं एनिमल्स, ये सारे प्रोटोजोअन्स, ठीक है, ये सभी प्रोटोजोअन्स हैं। और अधिकांश जो एनिमल्स जो बताएं वो डिजीज वाले हैं, ये डिजीज पैदा करते हैं इनमें से, तो वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ जाएंगे। जो डिजीज पैदा करते हैं वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ जाएंगे। और जो बेनिफिशियल हैं तो ये सारे, इनके सबके ऊपर छोटी छोटी टिप्पणी लिखो। ये जितने भी लिखवाया आपको, इन सब पे एक एक पैराग्राफ लिखो, तो आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। और ये सिर्फ प्रोटोजोअन है। और इसमें एक बड़ा प्रश्न लिखो 200 वर्ड वाला या 150 वर्ड वाला, वो है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल वाला मलेरिया परजीवी, मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल आपको पूरा बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मलेरिया परजीवी की लाइफ साइकिल। एमपीपीएससी वालों के लिए फेवरेट है, कई बार पूछा है उन्होंने, मेंस में भी पूछा है, इंटरव्यू में। अब देखिए बहुत कम समय में पढ़ाना है तो आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। सरल है, समझ जाओगे आप लोग। या पुराना हमारा लेक्चर देख लो, इसके ऊपर है, तो मलेरिया पैरासाइट पूरा समझाया हुआ है, तो वहां जाकर के उसको कवर कर लो, ठीक है। पुराने लेक्चर्स आप पीछे जाओगे तो आपको फायदा होगा। जो नए बच्चे हैं वो पीछे देखते जाओ पुराने, तो बहुत चीजें बोली हुई है। अब इतना रोज 1-1.5 घंटा बोलना तो संभव नहीं होता, लेकिन 460 से ज्यादा लेक्चर हैं, यानी 500 घंटे से ज्यादा के हैं, 550 घंटे से ज्यादा के, तो काफी इकट्ठा हो गया मैटर। मुझे लगता है पूरा आईएएस बना सकता है। आईएएस बनने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल वो 550 लेक्चर अगर कोई सुन ले और उनको फॉलो कर ले तो वो आईएएस बन जाएगा। किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है।
मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, एनिमेशन देखना पड़ेंगे, वीडियो देखना पड़ेंगे, नोट्स पढ़ना पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन इतना गाइडेंस भी अगर कई लोगों को जो जिनको तलाश है अगर उनको मिल जाए प्रॉपर तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग सोचते थे कई बार हमारे टाइम पे कोई हमको बताता तो मजा आ जाता, हमको भी बहुत अच्छा लगता। अब हमको तो रास्ता खुद बनाना पड़ा, तो था नहीं कोई बताने वाला, और जो बताने वाले थे वो उन तक हमारी पहुंच नहीं थी, वो बहुत ऊंचे थे, बहुत ऊंची स्थिति थी उनकी, पैसा भी बहुत ज्यादा था उनका, और दूसरी चीज है कि वो हमारे यहाँ थे भी नहीं और प्रामाणिक नहीं थे, उनको टेस्ट करना भी बाकी था। हमारे समय तो कोचिंग जैसा कोई माहौल था ही नहीं। टेस्ट सीरीज भी हमने शुरू की थी 2001 में, सबसे पहले दिल्ली में जिनने टेस्ट सीरीज शुरू की थी तो हमने चेक करना शुरू किया था, तब ये सब थे ही नहीं, दूसरा इंस्टीट्यूट ही नहीं था, उनके तो नामो निशान ही नहीं थे। तब हमने पहली बार टेस्ट सीरीज शुरू की थी झंडेवाला में, वहाँ हम लोग सेंटर रखते थे, हम कॉपी चेक करते थे। मध्य प्रदेश में और यहाँ कम से कम 20-25 कलेक्टर तो ऐसे हैं जिनके हमने टेस्ट पेपर चेक किए उस समय, और वो काफी सीनियर हो गए, वो भी 20 साल सीनियर हो गए उस समय वो टेस्ट। अभी वो बोलते हैं यहाँ हमारा फोटो छाप दिया, हमने तो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो मैं कहा टेस्ट सीरीज भी आपने ज्वाइन की थी, फीस जमा कराई थी उस जमाने में 10,000 रुपया, और आप टेस्ट देने संडे टू संडे वहाँ आते थे, एक्सप्लेनेशन सुनते थे, टेस्ट होने के बाद 2 घंटा आप फिर जो एक्सप्लेन किया जाता था उसमें बैठते थे, तो आप स्टूडेंट तो हो ही गए। बोले नहीं वो फोटो छाप के रखते हैं, वो आप अपने उनको समझाते क्यों नहीं। काफी साल तक बोलते रहे मुझे लोग काफी कि हमने तो केवल ऐसे ही फोटो दे दिया था। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही फोटो नहीं देना चाहिए अगर आप ऐसे दे दोगे तो लोग छाप देंगे। तो कई लोग तो ठीक है आपने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की, कुछ लेक्चर भी सुने, कई लोग तो ऐसे ही छाप देते, सोशल मीडिया से उठा के छाप देते हैं कि हमारा स्टूडेंट, फिर उसका क्या करोगे। तो दिल्ली में यही माहौल है, फोटो छापने का माहौल है। तो आपने कुछ भी अगर वहां से सेवा ली है किसी भी प्रकार की तो अपना स्टूडेंट बता देता है वो बताता है मेरा स्टूडेंट। तो हम लोग गए थे तैयारी करने के लिए, लैंडलाइन पे बात किया करते थे उस समय में, कभी टीचर ने हमको नहीं देखा था, हमने टीचर को नहीं देखा था, लेकिन जब टीचर के सामने जाके खड़े हुए तो उसने नाम ले लिया, बोले आप वो हैं। हमने कहा आपको कैसे पता, मतलब मैं मेरा नाम ये, बोले नहीं बस। तो ये वाली परख तो थी टीचर में कम से कम। फिर बोले कि आप पढ़ेंगे नहीं हमारे यहाँ। मैंने कहा मैं तो पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। बोले नहीं आप यहाँ बैठ जाइए, आपको काम दिया जाएगा, उस काम को करो, आप बहुत सीखोगे, उसमें ज्यादा सीखोगे। वाकई में उसमें ज्यादा सीखने को मिला। उस समय ऐसा लगता था कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, बहुत सीखने को मिला उसमें। लेकिन जिस भी टीचर के पास पढ़ने गए वो उसने पढ़ाया नहीं, उसने काम बता दिया। एक जगह झूठ बोल करके दूसरा नाम लगा करके पूरी फीस जमा करा के बैठे भी सही। तो 2 दिन बाद एक आसाम का डॉक्टर था MBBS, तो मेरे पास में बैठा था, तो गलत नोट करता था, वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करता था, वो गलत करता था। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ये मुझे गलती देखी नहीं जाती ना हमसे। तो हमने उसको समझाया, हमने कहा ये नहीं होता, ये होता है। तो टीचर ने कहीं से पकड़ लिया, बहुत दूर थे टीचर, काफी 100 फीट दूर थे, पर उन्होंने फिर भी पहचान लिया। और पता नहीं 100 फीट तो नहीं थे, 50 फीट के आसपास थे, 60 के आसपास। तो क्लास के बाद बोला आप इधर आइए हमारे पास, आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, अभी मैं परीक्षा दे रहा हूँ। तो बोले नहीं, आप जो बोर्ड को जिस तरह से देख रहे थे, दूसरों की कॉपी देख रहे थे, दूसरे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, उससे मुझे लगा कि आपको वहां नहीं बैठना चाहिए। हमने कहा आप क्लास लेंगे। मैंने कहा क्लास क्यों लूंगा, मैंने फीस जमा कराई है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने फॉर्म भरा है, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं क्लास क्यों लूंगा। तो बहुत मुश्किल आती थी हमको पढ़ने में, नहीं पढ़ाते थे, कोई भी पढ़ाते ही नहीं थे। तो क्योंकि वैसा व्यवहार ही नहीं था हमारा, स्टूडेंट की तरह बैठ ही नहीं सकते थे।
तो मुझे याद आते हैं वो समय कि ऑफिस वापस करना उनका, और कहा हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। तो एकलव्य जैसी हालत हो गई थी हमारी। हमने कहा टीचर मौजूद है, पढ़ाता है, 3 घंटा पढ़ाता है, हम बैठ के सुनना चाहते हैं, दिक्कत क्या है। मुझे हर टीचर की कुछ ना कुछ एक विशेषता लगती थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। पहली बार मैंने जो है टू द पॉइंट लिखना सीखा, अलग तरीके से लिखना सीखा। हर टीचर की अपनी एक स्टाइल होती है लिखने की, और बड़ी जबरदस्त कुछ न कुछ यूनिक पावर होती है, यूनिक चीज होती है उसकी, जो उसको बिल्कुल अलग बनाती है, दूसरे टीचर से अलग बनाती है। हर टीचर में होती है, साधारण से साधारण टीचर में भी कुछ एक अलग ताकत तो होती है। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों की अगर आप इकट्ठा कर लो तो आप यूनिक बन जाओगे। तो हम वही ताकत लेना चाहते थे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन भटके हम 2-3 साल बाद, फिर कोशिश करते थे, फिर हिम्मत जुटाते थे कि बहुत पैसा कमा लिया, कोचिंग वोचिंग खूब चला ली, अब थोड़ा पढ़ के आते हैं नोट्स खरीदते हैं किसी का, पर निराशा हाथ लगते थे। ना तो नोट्स में नया कुछ मिलता था, ना टीचर में नया कुछ मिलता था, बहुत दिक्कत आते थे। तो ये तो खैर हमने बात बताई, लेकिन इस तरह के अगर वीडियो मिल जाते हमको कभी उस जमाने में, ऐसे जो पूरे सिलेबस को कवर करवाते हो, 500-550 वीडियो अगर कोई हमको दे दे 1-1 घंटे के, तो हम खा जाते हैं उसको बिल्कुल, उसके सिवा कुछ नहीं करते फिर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के सामने तो है, कम से कम आप तो चाहो तो कर सकते हो। उसमें तो कोई भगाएगा नहीं ना, हम रोक नहीं सकते आपको वीडियो सुनने से कि आप 2 बार क्यों सुन रहे हो, 3 बार क्यों सुन रहे हो। वहां तो हमको भगा दिया उन्होंने कि नहीं पढ़ाएंगे हम आपको। लेकिन अगर वो वीडियो YouTube पे होते तो उस जमाने में हम पढ़ लेते, और YouTube जैसा कुछ होता तो हो जाता। पर ये सब चीजें नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, हम लोगों को खुद को ही सब कुछ निकालना पड़ता था। तो हम थोड़ा सा मिस करते हैं इन सब चीजों को, कि उस समय में अगर ये सब चीजें होती तो बहुत फायदा होता। खैर वो तो संभव नहीं हुआ, आप लोगों के सामने है। और फिर भी कुछ लोग हमसे पूछते रहते हैं, बात करना चाहते हैं, फोन पे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है सुनने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, और उससे सब कुछ निर्धारण हो जाएगा, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। कल मैंने बताया था 50% पे आप टॉप भी कर जाओगे। ये इंपॉर्टेंट एनिमल जो बताया, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, इससे बाहर एक भी ऑप्शन जो है आपको नहीं मिलेगा। लग 99% हो गया है प्रोटोजोआ, ये कर लो। तो एक एनिमल तो ये कर लीजिए आप, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। एक लिशमेनिया का भी कर सकते हैं, कालाजार बीमारी होती है लिशमेनिया से। तो जैसे मलेरिया इंपॉर्टेंट है, वैसे कालाजार भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम है सरकार का, नेशनल कालाजार इरेडिकेशन प्रोग्राम। ऐसे ही एक डिजीज ट्रिपेनोसोमा से होती है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, तो स्लीपिंग सिकनेस पे भी एक शॉर्ट नोट लिखिए। निद्रा रोग, अफ्रीकन निद्रा रोग, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट है पोरीफेरा, स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस, पोरीफेरा जो कल आपको बताया था कि ये मल्टी सेल्यूलर जरूर है, लेकिन ये जो है इसमें 2 ही एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, मेसोडर्म नहीं होता। और सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? सेल्यूलर ग्रेड, यानी एक्टोडर्म एंडोडर्म भी नहीं बोल सकते इसको, डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं कहेंगे हम लोग। तो इसके इंपॉर्टेंट एनिमल्स लिख लीजिएगा स्पॉन्जेस में। साइकोन इसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है। अगर आपको पोरीफेरा में एक एग्जांपल देना हो तो वो साइकोन दीजिए। साइकोन। ल्यूकोसोलेनिया, साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया। यूप्लेक्टेला, EUPLECTO, यूप्ले, EUPLE, प्ले, C
TELLA, Euplectella, TELLA, Euplectella, and Hyalonema, 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 Hyalonema। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, यूप्लेक्टेला एंड हाइलोनेमा। दरअसल नेचर ने जब सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की तब ऐसे एनिमल आए। और तीसरा एक और लिख लीजिए, मैं भूल जाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, ब्रैकेट में लिख लीजिए बाथ स्पंज, यू स्पॉन्जिया, EUSPONGIA, EUSPONGIA, यू स्पॉन्जिया, या बाथ स्पंज भी बोलते हैं इसको। ये जो एनिमल्स मैंने आपको बताया है स्पॉन्ज में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप प्रोटोजोआ से आगे बढ़ते हैं पोरीफेरा की तरफ, तो पोरीफेरा बड़ी मात्रा में समुद्र में अंदर मिलते हैं। तो इसलिए एकमात्र ऐसा पोरीफेरा है जो फ्रेश वाटर में मिलता है, उसका नाम लिख लीजिए स्पॉन्जिला। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम बताइए, क्योंकि मेराइन होते हैं, मोस्टली मेराइन है, 99% तो ये वहीं मिलते हैं समुद्र में, लेकिन स्पॉन्जिला मिलता है फ्रेश वाटर में। तो कुछ प्रश्न मिल रहा है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन से है, सीधे प्रश्न, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम बताइए, बहुत पॉपुलर प्रश्न है। और ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है स्पॉन्जिला, बाकी सब मेराइन है, समुद्र में मिलते हैं। तो ओशन के नेशनल ज्योग्राफिक पे यदि कहीं आप पोरीफेरंस वगैरह सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आपको जो समुद्र के अंदर रंग बिरंगे ऐसे बहुत सारे स्पॉन्ज दिखेंगे, जिनमें सब में पोर्स दिखते हैं, जिनमें भी छेद दिखते हैं, पोर्स दिखते हैं, वो सब पोरीफेरा है। और जिनमें छेद नहीं दिखते, ऐसे पॉलिप्स या उंगली नुमा या ऐसे दिखते हैं, वो सब कोरल्स। तो कोरल्स हैं, चट्टान जैसे दिखते हैं, वो कोरल्स हैं। और थोड़ा सा यदि हिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं और अगर उनमें पोर्स दिख रहे हैं तो वो मिलेंगे आपको पोरीफेरा। तो स्पॉन्ज होंगे या फिर कोरल होगा या फिर इकाइनोडर्म होंगे, वो सी लिली और वो पत्तियां जैसे दिखते हैं। तो अगर वो पत्ती नुमा है, लीव्स वगैरह दिख रही हैं आपको, इस तरह से दिख रहा है, तो वो इकाइनोडर्म कहलाएंगे, या स्टारफिश जो होती है, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा होते हैं, पोरीफेरा होते हैं और इकाइनोडर्मेटा होते हैं। इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, उनमें कोई भी फ्रेश वाटर नहीं होता। तो कभी आपसे कोई पूछे कि फाइलम ऐसा बताइए जिसमें कोई भी फ्रेश वाटर नहीं होता, सभी के सभी मेराइन होते हैं, सारे के सारे, तो वो कौन है? इकाइनोडर्मेटा। तो ये कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और ये किसी भी जनरल नॉलेज की या जीएस की परीक्षा में पूछा जा सकता है। वो साधारण तरीके से पूछ लेते हैं, उसमें ज्यादा वो भी मेहनत नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये आम जनता को, ये एक आम ग्रेजुएट को पता होना चाहिए, क्योंकि उससे उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा और साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाने में मदद मिलेगी। क्योंकि विकास को समझना है तो पोरीफेरा को समझना बहुत जरूरी है। और ये जो स्पॉन्ज है, ये जो मैंने आपको लिख के बताया, ये स्पॉन्ज जो है चर्चा में बने रहते हैं, और किसी भी एक समझदार पढ़े लिखे आदमी को ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट एक और पार्ट है इसका, जो पोरीफेरा में आपको नोट्स बनाना चाहिए 100 शब्दों में, 150 शब्दों में, उसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम। पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम का एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये जो स्पॉन्ज है इनके अंदर होलो ट्यूब्स होती हैं, और वो जो ट्यूब्स हैं जिनमें से पानी बहता है, और पानी
इकट्ठा रहता है, उसी को स्पॉन्ज कहते हैं ना। जनरली स्पॉन्ज का मतलब आप पानी में उसको डुबोएंगे तो उसमें पानी आ जाएगा, फिर उसको आप निचोड़ लें। तो बाथ स्पॉन्ज जो होता है ये ठीक उसी तरह से काम करता है। जो नहाते समय हम स्पॉन्ज यूज करते हैं वो बाथ स्पॉन्ज नेचुरल बात है। पुराने जमाने में जो रॉयल फैमिलीज होते थे वो अपने यहाँ बाथरूम में इसी प्रकार के डेड बॉडी को रखते थे, इसी का कंकाल रखते थे। स्पॉन्जिन फाइबर का बनता है। तो 3 क्लास है इसकी, पोरीफेरा की 3 क्लास है। पहली क्लास है कैल्केरिया, ऐसे लिखिए इस तरह से हॉरिजॉन्टल लिखिए, कैल्केरिया, हेक्सेक्टिनिलिडा और डिमोस्पोंजिया। तो पहला है कैल्केरिया, सेकंड हेक्सेक्टिनिलिडा, ऐसे नहीं वर्टिकल नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ ऐसे। दूसरा हेक्सेक्टिनिलिडा एंड थर्ड डिमोस्पोंजिया। डिमोस्पोंजिया कैल्केरिया जो लिख रहा है आपने, वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की बॉडी है इसकी। ये जो स्पॉन्ज बना होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, चूने का बना होता है। हेक्सेक्टिनिलिडा जो है ये सिलिका के स्पिक्यूल्स होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है और सिलिका के स्पिक्यूल्स होते हैं। सिलिका SiO3 सिलिका का। लेकिन स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो हेक्सा स्टार होते हैं, षटकोणी होते हैं, है ना। षटभुजी है जिसको कहते हैं, षटकोणी नहीं, षटभुजी। हेक्सा स्टार स्पिक्यूल। स्पिक्यूल बहुत पतले होते हैं, ठीक है। कांटों के 3 प्रकार हमने पहले बॉटनी में बताया था आपको, पहले पुराने लेक्चर में। थॉर्न होता है, एक थॉर्न जो बबूल का कांटा होता है, बड़ा सा, पाँव में कभी चुभा हो आपको बचपन में खेलते समय, खास करके गांव में और शहर में भी अगर कोई ऐसे किसी मैदान में खेलने के लिए जाते हैं तो लग जाता है कांटा। वो थॉर्न होता है जो बहुत मोटा कांटा होता है और तीखा होता है आगे से, बबूल वाला सबने देखा होगा, वो थॉर्न कहलाता है। दूसरे जो होते हैं वो स्पिक्यूल्स, दूसरे जो होते हैं वो, ये क्या बताया मैंने आपको अभी, इनमें क्या बताया था, सिलिशियस स्पिक्यूल्स बताया था ना, स्पिक्यूल्स हैं। और एक और क्या होता है मैं भूल गया, थॉर्न, स्पिक्यूल्स, और कोई मदद करो। हाँ नहीं टाइप ऑफ थॉर्न मतलब कांटे के प्रकार में पूछ रहा था ना मैं, पहले आपको क्लास में बताया था। स्पिक्यूल्स, थॉर्न, एक वो गुलाब का जो होता है गुमा हुआ, उसको क्या कहते हैं, उसका कुछ दूसरा नाम है। गुलाब में जो कांटा होता है मुड़ जाता है ना, उसका दूसरा नाम है, उसका नाम दूसरा होता है, मैं बता दूंगा उसका, ये आप खुद भी देख लोगे। तीसरा होता है स्पिक्यूल्स, ये जो स्पिक्यूल्स जो बताएं, ये तीसरा टाइप होता है। ये ऐसा होता है जो बहुत बारीक होता है, मोटा नहीं होता। इसलिए कई बार आपको जहां कांटे लग जाते हैं लेकिन आपको हाथ में महसूस होता है कि कुछ चुभ रहा है लेकिन दिखता कुछ नहीं, वो स्पिक्यूल्स होता है, ठीक है। किसी चीज को आप हाथ लगाते हो, किसी पौधे को या किसी, हाँ कैक्टस टाइप, हाँ ये कैक्टस के लीव्स पे जो होते हैं ना वो, और उसको दूसरा कहते हैं। गुलाब वाले को कुछ दूसरा नाम में मिस करके आप लोग देख लेना, गुलाब के कांटे को क्या कहते हैं, वो मुड़ा हुआ होता है, वो अलग होता है। तो 3 बड़े टाइप हैं कांटों। अब यूं तो बहुत बारीक में जाओगे तो हो सकता है और भी हों, लेकिन 3 बड़े टाइप। तो उसमें से ये स्पिक्यूल्स जो हमने बताया, जो बहुत ही कैक्टस के ऊपर जो छोटे छोटे बने होते हैं लिव्स, वैसे स्पिक्यूल्स की बॉडी होती है इनकी, हेक्सा स्टार स्पिक्यूल्स की। इसलिए इससे नहा नहीं सकते ठीक है। तो ये तो बड़ा चुभने वाला हुआ, बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन यूप्लेक्टेला जो है ये बड़ा कमाल का एनिमल है। यूप्लेक्टेला हेक्सा स्टार स्पिक्यूल्स का एकदम सिल्वर कलर का होता है, एकदम सफेद होता है, चमकदार होता है,
और वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है इसको, वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस गॉडेस है, सुंदरता की, ब्यूटी गॉडेस कही जाती है। और उसके बारे में कहा जाता है कि वो जब फूल चुनने के लिए जाती होंगी तो ये बास्केट हुआ करेगा उसका, फूलों के लिए। तो इतना सुंदर होता है यूप्लेक्टेला। और जापान में इसको मैरिज में गिफ्ट में देते हैं, मैरिज का गिफ्ट होता है ये। गिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर श्रिम्प का जोड़ा होता है। श्रिम्प एक आर्थ्रोपोड है, जो मेल फीमेल उसमें अगर चले जाते हैं तो एक्सास्टार स्पिक्यूल्स इतने स्पेस रहता है उनके अंदर बीच में, क्योंकि उनकी नीटिंग चल रही होती है। तो एक्सास्टार स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन चल रहा होता है, तो उस समय में गैप होता है। तो श्रिम्प का जोड़ा जब अंदर जाता है तो खुद की तो हाइट बढ़ती है एज के साथ, और उधर नीटिंग हो जाती है, तो वो तब तक जो है वो जगह नहीं बचती बाहर निकलने की। तो पूरे जोड़े को पूरी जिंदगी इस एनिमल के अंदर ही रहना पड़ता है। तो तलाक नहीं होता कुल मिला के। और जापान में भी तलाक नहीं होता, तलाक की सुविधा नहीं है जापान में। तो इसलिए वो वहां का गिफ्ट है, शादी का मैरिज गिफ्ट, यूप्लेक्टेला। ठीक है, तो कारण आपको बता दिया। थोड़ा जाकर के फोटो देखिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, और कुछ इमेजेस में गूगल में जाकर के लिखिए यूप्लेक्टेला, तो आपको फोटो दिखेंगे, अच्छा लगेगा आपको। हाइलोनीमा भी ठीक इसी तरह का एक ऑर्नामेंटल एनिमल है। इसको ग्लास रोप स्पंज बोलते हैं, ग्लास रोप स्पंज। देखिए, दो तरह की चीजें हैं, तीन जगह ये काम आएगा आपको। ये जो सारा नॉलेज हम आपको बता रहे हैं, एक तो सीधा सीधा कहीं प्रश्न आ गया तो आपको मार्क्स देगा, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, सब जगह मार्क्स दिलवाएगा। तो मार्क्स दिलवाने में मदद करता है, बिल्कुल सीधे नंबर मिलता है। दूसरी चीज, कुछ हाइपोथेसिस को और आइडियोलॉजी को और सिद्धांतों को समझने में मदद मिलती है। हाइपोथेसिस को कई तरह के आइडियाज हैं, ऐसे सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऐसे बने हुए हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी, कई प्रकार के वैज्ञानिक तरह तरह की बातें करते हैं, प्रकृति के उद्भव, विकास, इसके बारे में। तो उन सिद्धांतों को समझते समय में कोई भी अगर आपको लिंक बनानी है तो ये कड़ियों के रूप में आपके पास दिमाग में रहेगा कि हाँ, मतलब विकास इस क्रम में हुआ है। तो आप उन सिद्धांतों के पक्ष में प्रमाण देते समय इनको उदाहरणों के तौर पे यूज कर सकते हो, वहां फिर आप एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हो। तो जगह जगह पे आप उदाहरण दे सकते हो। अगर नहीं भी पूछा गया तो भी उदाहरण के तौर पे इनको लिखा जा सकता है, कई जगह लिखा जा सकता है। या फिर जब तुलना करनी हो इकोनॉमी में, पॉलिटी में, कहीं एनिमल किंगडम से एग्जाम्पल के तौर पे लेना, तब आप इनको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। सोसाइटी में मैरिज को समझा रहे हैं, आप वेस्टर्न मार्क को लिख रहे हैं, सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है, वहां आप यूप्लेक्टेला लिख सकते हैं। तो ये सपोर्टिव मटेरियल है लिखने के लिए, आपको इंटेलेक्चुअल बनाता है। किसी भी इंटेलेक्चुअल की बात जो कहता है तो वो उदाहरणों से बात करता है, तरह तरह के एग्जाम्पल्स देता है, सिद्धांत देता है, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट, ऐसा कुछ करके फिर वो बात को बताता है। तो उससे उसकी बात में दम आ जाता है, वक्ता की बात में भी दम आ जाता है, और लिखने वाले की वो अच्छा लेखक कहलाता है। तो जितने अच्छे आप उदाहरण और कॉपी करेंगे, और अगर वो इस तरह की क्लासिकल बायोलॉजी से है तो फिर तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको एक अच्छा वक्ता बनाता है, अच्छा लेखक बनाता है। और तीसरी चीज है कि वो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, जो इनर कॉन्शियस है उसको मजबूत करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करता है। और आपको पता है कि आपको पोरीफेरा पता है, आपको प्रोटोजोआ पता है, आपको सिलेंट्रेटा पता है, इनके कॉम्बिनेशन पता है, तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, घबराते नहीं, हिचक नहीं रहते। नहीं तो कई लोग फिर इस तरह से बोल देते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ठीक से बैठो ना, डरे हुए क्यों, पहले तो काम ना हो, पहले एकदम ऐसे हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं तो कई बार इंटरव्यू में और उसमें वो साफ बोल देता है कि नहीं, मुझे लगता है कि आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये उसको क्यों लग रहा है ऐसा कि आप कंफर्टेबल नहीं हो?
क्योंकि आप डर रहे हो कि मुझे अगर उस बारे में इस बारे में कुछ आ गया तो, और ऐसा हो गया तो फिर लड़खड़ाना, एक नॉलेज को दूसरे नॉलेज की तरफ मिक्स कर देना, और ऐसे फिर हंसी के पात्र बन जाते। तो वो चीज ना हो, उसके लिए भी जो है ये चीज मजबूत हो जाती है। आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि ये तो जो विश्वंबर सिंह जी जो हैं, विश्वंबर सिंह नाम है इनका, और ये तो बहुत बड़े बॉटनिस्ट हैं, और अखबार में इनके तो आर्टिकल आते हैं, तो आप आधे तो वैसे ही ठंडे हो जाओगे। और जब आपको पता होगा कि नहीं, सर ने हमको बहुत सारी चीजें बताई हुई है, मैं तो चाहता हूँ कि ये इस टाइप की चीज पूछे, तो आप वहां जाकर के ऐसे सर उठाते हो ना, तो मतलब कॉन्फिडेंटली, तो वो उनको लगता है कि मतलब ये तो डरता नहीं मेरे से, जबकि मेरा नाम तो सब लोग जानते हैं और बाहर नेम प्लेट भी लगी थी मेरी, इसका मतलब ये तो मुझे जानता है, लेकिन ये तो डरता नहीं। तो उससे भी बहुत सारी चीजें हो जाए, बहुत फायदा मिलता है। तो केवल इंटरव्यू के टाइम नहीं, लिखते समय में भी वो हाथ चलते हैं उससे, ठीक है। तो और कोई आर्टिकल आया, उसको पढ़ने की इच्छा होती है, अगर आपको पहले से पता है, तो नेचर मैगजीन में आया, साइंटिफिक अमेरिकन में आया, कहीं पे भी आया, और अगर उसमें स्पॉन्जेस का इवोल्यूशन या स्पॉन्ज, रोल ऑफ स्पॉन्जेस इन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, या ह्यूमन में कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो सीधे स्पॉन्जेस से ट्रांसफर हुए हैं, तो इस टाइप की अगर कोई आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल है, तो उसको पढ़ते समय आप स्किप नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि नॉलेज स्किप नहीं होगा, वो आपका एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा फिर। तो ये कई तरह के फायदे हैं। तो 3 तरह के फायदे मैंने आपको बता दिए, और ये समग्रता है, और इसी से आपका निर्माण होता है, और ऐसे ही लोगों की प्रशासन में जरूरत है, ठीक है। 3 जगह लाभ मिलेगा इसका। तो इसलिए कोई अभी डायरेक्ट कहे सर आपने पढ़ाया था, वो क्वेश्चन वाली बात नहीं है। बात एग्जाम की नहीं है कि इस एग्जाम में वो प्रश्न आया कि नहीं आया, आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, ठीक है ना। कई लोग सीधा सीधा प्रश्न जाते हैं, सर आप वो बनिहाल दर्रा बता देते, वो मतलब तो कहाँ है, तो आप मिल जाएगा। NH फलाना है, नेशनल हाईवे, वो कहाँ से कहाँ तक होके गुजरता है, ये कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं है। ये तो गाइड मिलती है मार्केट में, सब तरह के ग्राफिक्स हैं और तरह तरह की चीजें हैं। इसको क्या बताना है कि ये दिल्ली से होकर के वहां गुजरता है और ये वहां से वहां जाता है, इसमें नॉलेज जैसी क्या चीज है, इसको तो याद रख लो। ये इतने किलोमीटर का है, देश का सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे ऊंचा है, इसकी इतनी हाइट है, ये है वो है, ये सबसे पुराना है, 1930 में बना था, ये 1945 में बना था। इसमें क्या करना है, इसकी स्थापना तब हुई थी, ये हुई थी, ये कोई पढ़ाई नहीं है, समझ में आया ना। ये ना कोई पर्सनालिटी बनाती, ये चीजें जिसको बहुत सारी रटी हुई, उसके बावजूद भी वो दांत चबा रहा है, नाक खुरेद रहा है, कहीं वो घबराया हुआ, पसीना पसीना हो रहा है, क्योंकि ये तो अनाप शनाप बहुत सारी चीजें हैं, और उसको पता है कि उसको बहुत सारी नहीं आती क्योंकि वो तो हमें उसमें कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, तो पगला ऐसे ही घूमता रहेगा, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस आता है इस प्रकार के सिद्धांतों से, ऐसी चीजों से जिसमें एक सीक्वेंस बनती है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मुझे किसी भी हद तक इस तरह की चीज, और इंटरव्यू वगैरह में जो पूछा जाता है पूरा इसी प्रकार का पूछा जाता है, जिससे आप थोड़ी देर तक बोल सकें। 1 लाइन क्वेश्चन, 1 लाइन आंसर वाले कभी क्वेश्चन नहीं होता, कभी नहीं होता कि इसकी स्थापना, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, LIC की स्थापना कब हुई थी, या SBI की स्थापना कब हुई थी, या रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, और इंटरव्यू में पूछ रहा है, इसका मतलब उसको इंटरव्यू लेना नहीं आता, वो फिर रॉन्ग पर्सन है, वो रॉन्ग पर्सन है इंटरव्यू लेना वाला, क्योंकि इस टाइप से नहीं होता। वो तो ये बोलता है कि देखिए रिजर्व बैंक एक सेंट्रल बैंक है, आपको नहीं लगता है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट रहा कि हम आजाद हुए, उससे पहले हमारे पास एक सेंट्रल बैंक था। अगर ये सेंट्रल बैंक हमने 1950 में बनाया होता तो आप क्या सोचते हैं, ये इस प्रकार के प्रश्न होता है। तो फिर आप कहते नहीं सर, रिजर्व बैंक थोड़ा मेच्योर हो गया, 1950 आते आते 15 साल हो चुके थे, तो रिजर्व बैंक ने काम करना सीख लिया था, हमने फिर अपने हिसाब से उसको डाल लिया, अंग्रेज छोड़ गए उसके बाद। तो हमको काफी मौद्रिक वाले चीजों में बहुत दिक्कत नहीं आई, नहीं तो हम नोट छापना सीखते, मुद्रा का आदान प्रदान सीखते, दुनिया भर में एक्सचेंज सीखते, हो सकता है 60-65 आ जाता, और तब तक हमको बहुत लॉस होता। तो हम अपनी जो पॉलिसीज है उनको कैसे लागू करते, इतना जल्दी ना तो हम हरित क्रांति कर पाते, ना इतना जल्दी PDS कर पाते, ना लोगों के पेट भर पाते, क्योंकि मुद्रा का इनका सबका तो बहुत इंपॉर्टेंस था।
ऐसे प्रश्न होते हैं, आइडियोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आप थोड़ी देर तक 5 मिनट तक 3-4 मिनट तक कुछ बोलें, आपके व्यक्तित्व की एक झलक मिले, आप बोलें और उनको कुछ व्यक्तित्व की झलक दिखे कि हाँ डेप्थ में आप कितनी चीजें जानते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न नहीं होते। ऐसे प्रश्न अगर कोई कर रहा है तो वो बेवकूफ आदमी है, वो गलत है। कहीं नहीं सर उसने तो किया था वहां उस इंटरव्यू में, तो वो कोई पागल था। कई बार आ जाते हैं ऐसे, लेकिन 99% जो क्वेश्चंस होते हैं मैंने बताया ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा चीज करना है तो फिर आपको यही तरीका है पढ़ने का। वो जो तरीका है 1 लाइन वाला वो बैंकिंग का हो सकता है, वर्ग 3 वाली कौन सी एग्जाम अभी जो पेपर आउट हुआ वो वाला उसका हो सकता है, या फिर और कोई दूसरी एग्जाम एसआई की परीक्षा होती है या इनकी होती है तो उनमें हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न आते हों या ऐसी चीजें हों। अगर सिविल सर्विसेज में ऐसा कर रहा है तो गलत है, होना नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए। और देर से देर बंद हो जाएगा, वो विश्वास करिए। कहीं हो भी रहा है गलती तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक होने की दिशा वही है, इवोल्यूशन यही है, तो उसी दिशा में जाएगा वो। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया ना। बाकी आप लोग कितना देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि ये प्रश्न पूछा था, ऐसा पूछा था, उस पे ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछते। ना ही इस प्रकार का कोई इंटरव्यू होता है। तो बड़ा मजाक क्या लगेगा आपको कि आप खुद जब एक आध बार इंटरव्यू दे के आओगे तो आपको लगेगा। ठीक है ना, कुछ है जिनको नहीं आता और नेतागिरी में ऊपर तक पहुंचे तो वो बना दिए गए और वो इंटरव्यू भी लेने लग गए। लेकिन उनको फिर कई बार समझा देते हैं, सीनियर आते हैं बाहर से, कोई ढंग का आदमी आता है तो उनको कहता है सर आप है ना प्लीज अगली बार से ऐसे प्रश्न मत पूछिएगा। तो हो सकता है उसका पहला दिन हो और आप ही का नंबर हो उसको अभी किसी ने समझाया नहीं होता, ऐसे में हो सकता है आपका पाला पड़े, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक तो जो लोग अभी इंटरव्यू के भी बहुत फोन आते हैं हमारे पास कि इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए, तो ये थोड़ा सा उनके लिए भी हो गया ना। कई बार कॉन्फिडेंस हिला देते हैं वो लोग, तो इसलिए जितने मौक वाले होते हैं वो सब बहुत सारे तो पागल हैं जिन्होंने खुद ने कभी जिंदगी में इंटरव्यू नहीं दिया, या कोई एक आध दिया होगा कहीं गाँव में, तो वो उसके जैसा वो इंटरव्यू हुआ किसी आधे पढ़े लिखे आदमी ने जिसने लिया होगा, तो वैसा ही वो सबको सिखाता रहता है। ऐसा नहीं हो, कई लोगों का मौक वाले बिगाड़ देते हैं क्योंकि वो गलत शिक्षा दे देते हैं, डरा देते हैं कि तुम जो है ये जो हाथ हिलता है तुम्हारा बार बार हाथ उठता है या ऐसा होता है, तुम जो उधर देखते हो या तुम को प्रश्न पूछते हैं तब तुम्हें एकदम से यूं आंखें चौड़ी हो जाती है तुम्हारी, फलाना ये बहुत खराब है। तो वो आंखें सीधी करने के चक्कर में 2-3 महीने हो जाते हैं, पागल हो जाता है, उसको लगता है मैं तो किसी काम का नहीं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बड़ा नेचुरल आपको हैबिचुअल रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, अलग से कुछ भी बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं होती, एक नॉर्मल होता है। ठीक है ना, मैंने आपको उदाहरण में बताया भी था कि एक को कहा कि फाइल जो है वो गोद में मत रखो, यहाँ टेबल पे रख दो, बोले नहीं मेरे को समझाया था कि यहीं रखना है। तो कड़क होके बैठा रहा, वो देता नहीं उसको। अरे उसको वो बोल रहे हैं कि रिलैक्स होके बैठो, क्योंकि वो ऐसा हैंडल वाली चेयर नहीं होती ना, वो ऐसी होती है बिल्कुल साधारण होती है चेयर, जिसमें आपको और एकदम कड़क होकर कैसे अटेंशन में सेना में भर्ती होने के लिए भी नहीं आए तो नहीं, वो फिर वो आपको रिलैक्स करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स। और ये जो आपके गोद में जो भी रखा है इसको यहाँ रख दो टेबल पे और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठो। तो आपको क्या सिखाया गया था, गेट खोल करके अंदर आना है तो क्या बोलना है, तो मैं आई कम इन बोलना है। तो अब मान लीजिए कोई देख ही नहीं रहा आपको और आपने 3 बार नमस्कार कर लिया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, कोई भी नहीं देख रहा, सब अपना वो जो इंटरव्यू दे के गया है उसका नंबर चढ़ाने में लगे हुए हैं। वो बोलते हैं अच्छा कितना 65 ये तो अब आप उधर से गुड मॉर्निंग करना, अरे आजा 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 तो सारा ही होता है। वो क्या महेंद्र नाम है तेरा, बैठ 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 बैठ। अब वो तरह तरह के लोग मिलेंगे आपको वहां पे, और कोई ढंग का होगा, कोई बहुत ही अलग प्रकार का होगा जो सेना से आया है या कहीं से, या जहाँ एटिकेट्स बहुत हैं वहां बिल्कुल अलग टाइप का आदमी होगा। वो डिपेंड करेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है। कई लोग कहेंगे अच्छा महेंद्र जी आइए आइए नमस्कार गुड मॉर्निंग आइए बैठिए एकदम रिलैक्स। तो कई लोग वाकई में आपको कंफर्ट कर, देखो हम बातचीत शुरू करेंगे, हम कोई आपका इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, हम आपको कोई डरा नहीं रहे, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आपसे कुछ बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे और बात हम शुरू ये करते हैं कि ये जो आप स्कूल में पढ़े हो ये बाल गंगाधर तिलक स्कूल है। अब बाल गंगाधर तिलक जो थे वो हमारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके साथ विवादों से भी उनका बड़ा नाता है।
और वो ऐसे साफ सुथरे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है कि बस सीधा सीधा उनका कंट्रीब्यूशन है। उनके साथ विवाद जुड़े रहते थे, हर घटना के साथ विवाद, वो जहां जाते थे वहां पंगे होते थे। तो ऐसा क्या था, ऐसे कौन कौन सी चीजें थी तिलक में, बाल गंगाधर तिलक में, जो आपको लगता है कि उस समय के जो मेन स्ट्रीम कांग्रेस थी उस विचारधारा से वो उनको अलग करते थे, या वो उनको गरम दल का बड़ा नेता बनाती थी, या उनको एक्सट्रीमिज्म की ओर झुका हुआ बताती थी? ऐसा क्या था, कुछ बताएं। ये ऐसे प्रश्न होते। फिर आप कहेंगे कि सर गीता रहस्य में जिस प्रकार से वो लिखते हैं, जिस तरह से केसरी मराठा में लिखते थे, तो बड़े क्रांतिकारी भाषण होते थे, उग्रवादी भाषण होते थे। उनके भाषणों को पढ़ करके युवा जो है वो आंदोलित हो उठते थे, हथियार उठाने से भी उनको हिचक नहीं थी, वो हिंसा को बुरा नहीं मानते थे। और दूसरा, धर्म संस्कृति के अंदर वो बिल्कुल भी इंटरफेयर पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज आकर के हमारे निजी मामलों में दखल दे। ठीक है कि वो सुधारात्मक कुछ कदम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सुधार हम ही करेंगे, हमारे धर्म को हम ही सुधारेंगे। जब आप हमारे धर्म के बारे में नहीं जानते और हम तुम्हारे धर्म में दखल देने नहीं आए, तो तुमको राजकाज करना है, टैक्स वसूलना है, शासन चलाना है, अपना कानून वानून पार्लियामेंट में बनाते रहो, लेकिन धर्म के मामले में मत आओ। ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और चित्पावन ब्राह्मण थे, और चूंकि वो जो ब्राह्मण होते हैं चित्पावन, वो बड़े कट्टर महाराष्ट्रियन ब्राह्मण होते हैं, और उनकी शिक्षा दीक्षा भी उसी तरह से होती है। हालांकि वो वकील थे, अंग्रेजी जानते थे और बहुत सारी चीजें थी, बड़े खुले दिमाग के थे, लेकिन कुछ मामलों में वो बिल्कुल असहमति रखते थे, और उस असहमति को वो उस स्तर तक ले जाते थे कि वो विद्रोह लगने लगती थी, और उनके फॉलोअर्स उनका साथ देते थे, तो उनको एक संगठन महसूस होता था। उस ये जवाब भी फिर आपके इस स्तर के जवाब, मुझे लगता है उदाहरण समझ में आ गया होगा आपको, प्रश्न भी समझ में आ गया। तो अब ऐसे में 4-5 मिनट तक उत्तर चलेगा आपका, 2 मिनट तो चलेगा ही चलेगा। ऐसा नहीं कि वो थे सत्यार्थ प्रकाश और वो भी खुश हो गया, गुड, बहुत बढ़िया, मतलब तुम तो जानते हो यार। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे प्रश्न नहीं होता कि कोई भी प्रश्न है आप तो बताओ कि विद्यानंद सरस्वती ने क्या लिखा, आपने बोल दिया सत्यार्थ प्रकाश, और वो भी उछल पड़े कुर्सी पे और आप भी उछल गए और बस हो गए सिलेक्शन और डिप्टी कलेक्टर बन गए। ऐसा नहीं होता। ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस में हो गया ज्ञान व्यान सब इस प्रकार का। अब तो वो आपकी वो देखना चाहते हैं कि आपका ओरिएंटेशन किधर है, आपका स्वभाव कैसा है, आप समस्याओं को कैसे डील करेंगे, आप घबराते तो नहीं हैं। आपके सामने एकदम से कोई प्रश्न रख दिया जाए तो एकदम वो घबरा तो नहीं जाते, नहीं फिर नौकरी में जाके क्या करोगे, तो वो एबिलिटी जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो इंटरव्यू बहुत बड़ा हुआ नहीं है, ये कंसेप्ट जब क्लियर होंगे इस तरीके से तभी जा करके वहां वो चीजें हो पाएगी। ठीक है, तो ये इंटरव्यू की भी सबसे बेस्ट क्लास होगी। ठीक है, इन दिनों में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, फोन भी खूब कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैसेज हो गया, यूट्यूब पे जाएगा तो उन लोगों के लिए हो गया। ठीक है ना, तो वो सर्कमस्टांस पे उसमें डिपेंड करेगा कि उस दिन क्या स्थिति है, उस दिन की स्थिति पे डिपेंड करेगा। एक दिन मान लीजिए उसी दिन उनके यहाँ किसी चपरासी की वहीं हार्ट अटैक हो गया नीचे 11 बजे, और उसके बच्चे और उसकी पत्नी खिड़की में से दिख रहा है, और अब उसकी डेड बॉडी अब, और इसी समय में आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो माहौल बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, बिल्कुल ही अलग माहौल होगा। ये कि बोर्ड में बैठे हैं और उनकी किसी पत्नी का, किसी का बच्चे का, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, और उसको उठ के जाना पड़ा, अब आपका नंबर है इंटरव्यू का, तो वो सिचुएशन बिल्कुल अलग सिचुएशन हो जाएगी। तब आपने जितना भी लिख पढ़ के आया और सिखाए गए मॉक इंटरव्यू वो सब वहां काम नहीं आएगा, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल दूसरी है और बिल्कुल रिलैक्स है। और किसी का आज बर्थडे था और अभी अभी वो उधर केक काट के आए, आ जाओ क्लास में आए हो, पूछ लो उनको क्लास में आए हो तो वो फिर अलग सिचुएशन होगी। हंसी मजाक के मूड में अभी कोका कोला पी के आए हैं, अभी समोसा भी गरम गरम रखा हुआ है वो भी खाना है, इस इंटरव्यू के बाद वो एक और इंटरव्यू बचा उसके बाद कॉफी पीने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल एक अलग माहौल होगा, वो हर चीज को हंसी मजाक में उड़ाएंगे और वो आपसे भी मजाक करना चाहेंगे, और क्योंकि मूड ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो ये तो हम नहीं कह सकते कि उस दिन क्या माहौल होगा क्या होगा। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन मैंने कहा ना गायत्री माता बहुत काम आने वाली है, तो आपको जो है अगरबत्ती जलाओ, गायत्री मंत्र पढ़ो, भगवान का नाम लो, सब कुछ अच्छा होगा। बाकी तो सब कोई कुछ नहीं कह सकता।
सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप तो बिल्कुल खाली होकर के, अपना रिलैक्स होकर के और इंटरव्यू को दीजिए, ठीक है। और बताएंगे डीएफ पे कैसे तैयारी करनी है, बायोडाटा पे अपने उस पे कैसे करनी है, थोड़ा एक आध क्लास बाद उसको भी लेंगे। तो बीच में हमने ये बता दिया। तो व्यक्तित्व निर्माण का हिस्सा भी इससे होने वाला है। तो स्पॉन्जेस व्यक्तित्व निर्माण में कैसे होता है, क्योंकि क्रम है ना, ये यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर आया है। तो विकास के सिद्धांत में आप विचलित नहीं होंगे, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, या कोई धर्म तंत्र की कोई बात जबरदस्ती आपके दिमाग में नहीं डाल सकता कि ये तो सब ईश्वर ने रातों रात बना दिए हैं। इस चीज पे आपका विश्वास कभी भी नहीं होगा, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट बना रहेगा। और आप वैज्ञानिक जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, जैव विकास की जो थ्योरी है, उसके पक्के समर्थक हो जाएंगे, डार्विनवाद के पक्के समर्थक हो जाएंगे, है ना। कि डार्विन जो कहते थे बिल्कुल सही कहते थे, क्योंकि जीवों का विकास इसी क्रम में हुआ है, क्योंकि एक सिलसिला हुआ है, एक के बाद एक ऑर्गन्स, और ये कॉम्प्लिकेशन, जटिलता बड़ी है। पहले सरलता थी, फिर जटिल हुआ है, फिर बाद में और सरलता आई, लेकिन जटिलता की ओर विकास हुआ है, सरलता से जटिलता की ओर, एक सेल से मल्टी सेल्यूलर की ओर। तो ये थे स्पॉन्जेस। और तीसरा बताया था डीमोस्पोंजिया। तो डीमोस्पोंजिया जो है वो है यू स्पोंजिया। एग्जाम्पल बताया था यू स्पोंजिया, डीमोस्पोंजिया का एग्जाम्पल है यू स्पोंजिया। बाथ स्पंज, इसकी बॉडी बनी होती है स्पोंजिन फाइबर्स से। इसकी बॉडी किससे बनी है? स्पोंजिन फाइबर से। और चूंकि स्पोंजिन फाइबर से बनी है, इसलिए इसे बाथ स्पंज में के तौर पे अगर इससे नहाएंगे तो ये चुभेगा नहीं, आपको परेशान नहीं करेगा। एक्जेक्टिन लिडा वाला तो स्पिक्यूल्स है, ये है स्पोंजिन फाइबर्स, फाइबर्स का बना हुआ है। तो ये सक करता है, वाटर सक करता है, स्टोर करके रखता है थोड़े समय के लिए। ये जो हम मार्केट में स्पॉन्ज खरीदते हैं, ये उसी सिद्धांत पर बनाए गए, क्योंकि बीच में होलो ट्यूब्स होती हैं जिनमें वाटर इकट्ठा रहता है। वाटर फिर आप उसको दबाओगे तो बहुत सारा पानी निकलेगा। तो ये स्पॉन्ज का सिद्धांत है, ये ठीक वैसे ही स्पॉन्ज है। और बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है समुद्र में, बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में। यानी समुद्र के अंदर जितने जीव होंगे उसका 20% से 30% ये होंगे। कौन से? पोरीफेरा। और स्केलेटन का काम भी करते हैं कई जगह पर। तो ये देखा जाए तो बाद में कोरल्स वगैरह में पैकिंग का काम करते हैं। तो जो कोई धरातल बनता है, चट्टानें बनती है, आप जो नमक खाते हैं उसमें भी समझ लीजिए कि 20% पोरीफेरस हो गए, पोरीफेरस की डेड बॉडी होगी जो नमक आप खाते हो, तो उसमें भी पोरीफेरेंस की बॉडी होगी। लेकिन पोरीफेरेंस की बॉडी तो कैल्शियम कार्बोनेट की है, पोरीफेरेंस की बॉडी तो स्पिक्यूल्स की है, यानी स्पॉन्जिन फाइबर्स की। तो उसमें जहां जहां सोडियम और क्लोराइड निकल सकता है बॉडी में, वो सब वहीं से होगा। तो 20% तो नहीं कह सकते, 5% कह सकते हैं। दूसरे एनिमल्स की डेड बॉडी ज्यादा होगी, पोरीफेरा की कम होगी, क्योंकि ये कैलकेरिया बताया ना आपको। तो ये है। तो इसको है ना सैलिनिटी, फ्यूचर में सैलिनिटी या फिर कोरल लीचिंग, ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग का जो मुद्दा आता है, या ग्लोबल वार्मिंग से कैसे जोड़ सकते हो, क्योंकि ये सब तो एनिमल्स हैं और ऑक्सीजन इनको जरूरत पड़ेगी रेस्पिरेशन में, और फूड की जरूरत पड़ेगी, और ये सब न्यूट्रिशन लेते हैं उससे। तो इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग हुई, कभी सैलिनिटी बढ़ी या कभी और कोई बड़े चेंजेस आए समुद्र में, तो फिर कोरल्स को भी, स्पॉन्जेस को भी खतरा होगा कोरल्स के साथ साथ। और स्पॉन्जेस यदि फूड चेन में से गायब हो गए या इकोसिस्टम में अगर कम हो गए तो उसकी क्या खतरे हो सकते हैं। उस टाइप से सोचना सीख पाओगे अपना। डिपेंड, सबसे पहले समझ में तो आए कि ये है क्या। उसके बाद आते हैं हम लोग, कल बताया था सिलेंट्रेट्स, जो कोरल्स थे। इंपॉर्टेंट एनिमल्स लिखो, हाइड्रा, कोरल्स के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखो, हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया, AURELIA, ऑरेलिया। ऑरेलिया को ब्रैकेट में लिख लीजिए, जेलीफिश
जेलीफिश, फाइसेलिया, फाइसेलिया PHYSALIA, फाइसेलिया ब्रैकेट में लिख लीजिए, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाली लड़ाकू बोलते हैं इसको, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। नेक्स्ट, पिनेटुला, पिनेटुला PINATULA, पिनेटुला। सी पेन बोलते हैं इसको, सी पेन, PEN पेन। कलम पकड़ते हैं ना हम लोग, पुराने जमाने में पीछे पंख जैसा लगा रहता था, तो ये वैसा दिखता है पिनेटुला। जाके सर्च करिएगा सी पेन क्या होता है। गोर्गोनिया, सी फैन, गोर्गोनिया, GORGONIA, गोर्गोनिया, इसको बोलते हैं सी फैन, समुद्री पंखा। तो ये हम गर्मी के दिनों में जब बिजली चली जाती थी तो आपने देखा होगा, पहले पंखा हाथ से जलने का होता था, ऐसा गोल, वैसा दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं सी फैन, सी फैन। सी एनिमोन या मेट्रीडियम, सी एनिमोन और मेट्रीडियम, इसी को बोलते हैं मेट्रीडियम। एंड सॉफ्ट कोरल, रेड कोरल, ब्लू कोरल, ऐसी बहुत सारी तरह की कलर्ड कोरल्स होते हैं, तो अलग अलग नाम है। सॉफ्ट कोरल को एल्सानियम कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं, तो ऐसे आप देख लीजिएगा। तो ये कोरल्स हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज सिलेंट्रॉन। तो एक पैराग्राफ आप लिखिएगा सिलेंट्रॉन के ऊपर, सिलेंट्रॉन क्या होती है। एंड नेक्स्ट, व्हाट आर कोरल रीफ्स। हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार की होती है, और इसको खतरे कितने हैं ग्लोबल वार्मिंग से। कोरल रीफ्स को इन दिनों में क्या क्या खतरे हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले में पूछेंगे और बायोलॉजी में भी पूछेगा, बेसिक बायोलॉजी में भी। तो 3 जगह आपको बहुत इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट के सिलेबस में भी है, ज्योग्राफी के सिलेबस में भी है ये, और बायोलॉजी में भी है। 3 जगह है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों में, तीनों सेक्शन के हिसाब से पूछ सकता है। जब इसको एनवायरमेंट इकोलॉजी के साथ जोड़ेंगे तो वो फिर ग्रीन हाउस और उससे जुड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग और उन चीजों से जुड़ेगा। और जब इसको ज्योग्राफी में पूछेंगे तो सेम रहेगा, बस वो जो टर्मिनोलॉजी जो होती है वो बायोलॉजिकल नहीं रहती, तब आप बार बार सिलेंट्रेटा नहीं लिखते, तब कोरल से लिखते हो और उसको एक तरह से रॉक की तरह प्रेजेंट करके लिखते हो, यानी मराइन स्ट्रक्चर। बट लिविंग स्ट्रक्चर तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो ग्रो करता है, ग्रोथ होती है, फिर उसकी डेथ होती है तो चट्टानें बन जाती हैं, रॉक्स बन जाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं अधिकांश, सिलिका भी है, कैल्शियम कार्बोनेट भी है, चूना है, इन्हीं से बने। बट अंदर से होलो होते हैं, होलो स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होता है, सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रॉन की वजह से वो होलो स्ट्रक्चर ही सिलेंट्रॉन है, इसीलिए सिलेंट्रेटा है। तो ये आपके जनरल क्वेश्चंस भी कवर होते जा रहे हैं इसमें, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सी एनिमोन के साथ मैं हमेशा क्लास में बताता हूं, सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रेप, इन दोनों का सिम्बायोसिस है, सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रेप। ये अच्छा, कुछ चीजें, एक और चीज में इंपॉर्टेंट, एक सेक्टर और मैं बताना भूल गया। 3 जगह मैंने आपको बताया था, एक प्रीलिम्स मेंस और इसमें क्वेश्चंस के टाइप फायदा हो, एक सी सेट के तौर पे भी फायदा होता है। अनसीन जब आ जाता है, अनसीन हमेशा एनवायरमेंट या बायोलॉजी में से 1 या 2 अनसीन जरूर पूछता है सी सेट में। और यदि नॉन चीज है, अनसीन यदि सीन है तो फिर तो चेंज हो जाएगा, सीन ही चेंज हो जाएगा क्योंकि अब वो अनसीन नहीं रहा,
अब मान लीजिए यही चीज आ जाए कोरल रीफ्स के बारे में कि कोरल रीफ्स एक्चुअली बायोलॉजिकल एनिमल हैं, वाकई में एक एनिमल है और इनमें वे सारे गुण होते हैं जो जंतुओं में होते हैं। और सिलेंट्रॉन एक ऐसी गुहा होती है जो खाली होती है, जिसमें हवा भरी होती है, इसी वजह से पानी पे फ्लोट करते हुए दिखते हैं। और कोरल रीफ्स बड़ी मात्रा में जिन क्षेत्रों में पाई जाती है, तटीय इलाकों में पाई जाती है, वो निवास करने योग्य बन जाती है, जहां मानव जाति भी बसती है। ठीक इसी प्रकार के कुछ द्वीप बना देते हैं, आइलैंड्स बना देते हैं, जैसे कि हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिलकर के उसको वो बनाते हैं। कुछ जो बैरियर रीफ होती हैं वो ग्रेट बैरियर रीफ जितनी बड़ी हो जाती हैं, जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के तट पर बहुत दूरी तक लोगों के बसावट का काम करती हैं, यानी कि लोगों को भूमि प्रदान करती है, रहने का निवास स्थान प्रदान करती है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कोरल रीफ्स को पर्यावरण से बहुत नुकसान, पर्यावरण के तौर पे यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इससे मानव जाति के बसावट की, खाने पीने की, इकोसिस्टम की बहुत सारी दिक्कतें पैदा होने वाली हैं। अब ऐसा कोई आर्टिकल चल रहा है, मतलब ऐसा कोई एक पैराग्राफ चल रहा है, और अगर यही आ गया आपको, अब इसमें से बीच बीच में प्रश्न है, ठीक है, तो आपके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। आप सिंगल रीडिंग लगाओगे और तत्काल कर दोगे तो सी सेट बहुत आसान हो जाए, समय बच जाए। देखो सी सेट वाले पेपर में समय की प्रॉब्लम बहुत है। आप कुछ सवाल को अगर समय दें तो शायद उसको ठीक कर लेंगे प्रॉब्लम को, लेकिन उसको समय देना पड़ेगा। लेकिन आपका समय पैराग्राफ में चला जाता है, अनसीन में चला जाता है, और अनसीन बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इनको पढ़ना और फिर उसमें से मीनिंग निकाल करके आंसर एप्रोप्रिएट लगाना वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो कई लोग सी सेट में फेल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक और पक्ष है इसका कि आपका सी सेट मजबूत होता है। ऐसे ही कुछ आर्टिकल पढ़ते रहोगे, इकोनॉमी भी कवर कर लोगे, एनवायरमेंट कवर कर लोगे, और सोशियोलॉजी लेवल पे भी अगर आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी है तो उधर वो हो जाएगा, तो आपका तो अनसीन सारा ही जाना वो ही रहेगा, क्योंकि यही सब तो होता है, तो अलग से कुछ नहीं होता। तो कुछ चीजें समझ रहे होंगे आप लोग कि ये समग्र तैयारी है ना, इसलिए हम सी सेट नहीं पढ़ाते, हमारी क्लास में भी नहीं बताते, क्योंकि हमको हमारा मानना ऐसा है कि बहुत ही 33% क्वेश्चन ठीक करने हैं, और 33% मार्क्स लाने, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। बल्कि मेरी तो ये इच्छा होती है कि मेरी क्लास में ही मैं उसको बिठाऊं जो कम से कम सी सेट क्रॉस कर सकता हो। मैं सबसे पहले टेस्ट ही ये लूं, एंट्रेंस टेस्ट, कि हमारे यहाँ का एंट्रेंस टेस्ट ये है कि सबसे पहले सी सेट क्रॉस करो तब तुम पढ़ने लायक हो, क्योंकि मिनिमम आईक्यू तो तुम्हारे पास है कम से कम, क्योंकि कम आईक्यू के साथ हम माता बच्ची नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो ये तो आपकी शर्त है, क्योंकि वो तो बिल्कुल इनहेरेंट है, ये होना ही चाहिए, और ये हमारे अंदर शुरू से था। तो इसलिए कई बार जब हम फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर लाते थे, पीएमटी देते थे और उसमें फिजिक्स में ठीक ठाक नंबर होते थे, अच्छे नंबर होते थे, तभी हम लोग सोचते थे हमने कभी पढ़ा नहीं उस एंगल से, मैथ्स हमने नहीं पढ़ा, हम बायो के ये लोग हैं, लेकिन हमारे मार्क्स मैथ्स वाले में कभी गलत क्यों नहीं होता, सवाल गलत क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारा अंदाज बिल्कुल सटीक बैठता था। अभी की यूथ को मैं देखता हूँ तो बहुत निराशा मुझे लगती है। अभी का यूथ उस तरह से नहीं कर पाता, वो उस तरह से सोचता नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड तरीका इस्तेमाल करता है, तो वो जटिल तरीका इस्तेमाल करता है, मैथ्स लगाना चाहता है, फार्मूले लगाना चाहता है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना चाहता है, बात बात पे गूगल पे जाना चाहता है, जबकि हिसाब किताब उंगलियों पे दिमाग में ऐसे होना चाहिए। मुझे नहीं लगता वो मैथ्स है, वो मेंटल एबिलिटी है, आप लोगों को विकसित करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे बचपन से शार्प होते हैं, मार्केट का काम करते हैं, दुकानों पे जाते हैं, हिसाब किताब करते रहते हैं, खास करके उन बच्चों का सबसे ज्यादा तेज होता है जो बीच में पैसे गायब कर लेते हैं उनको पता होता है कि कितना झूठ बोलना है, क्या बोलना है, जो वाकई में एक्चुअल में सामान ला। देखिए सच बोलने वाले का दिमाग तो उतना तेज चलेगा नहीं, वो बोलेगा कि आपने 500 रुपए दिए थे और 297 रुपए का सामान है, तो ये बचा है 203 रुपया, ये पकड़ो अपना, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही सच है। लेकिन मान लीजिए 6 सामान खरीदे हैं 297 रुपए में, तो सबका रेट चेंज करना पड़ेगा सबका रेट चेंज करने के बाद एक नया कैलकुलेशन आएगा, फिर उसमें से आपने 25 रुपए गायब किए हैं तो फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यही सी सेट है सी सेट का लेवल जो है उसका बहुत ही तेज होगा, जो उस लेवल पे कर सकता है।
तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो गया था काफी समय तक, वो घर से बाहर रहे, हॉस्टल वगैरह में रहे, और उनको खुद को हिसाब किताब रखना आता है। तो ये बच्चों का सीसेट कोई क्लास में बैठ करके कोई टीचर पढ़ाए, मुझे नहीं लगता, वो सबसे बकवास स्थिति है। जब ये भी अगर तुमको टीचर बताएगा और वो भी अगर वो सब करेगा, तब तुम IAS की तैयारी करोगे भाई, तो तुम रहने ही दो। क्योंकि ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पहले से ही तैयार है, और वो शायद वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन जो है वो हम लोगों को कभी वो देखा ना मैंने, जब मेडिकल की दुकान पे जाते हैं तो वो छोटी छोटी चीज के लिए 14 रुपए और 6 रुपए के लिए भी 14 + 6 20, और अब उसमें से 100 का नोट दिया तो 100 में से फिर वो 20 माइनस करके फिर 80 रिजल्ट आता है, तो फिर बोलता अब मुझे आपको 80 रुपए देने। उसको इच्छा होती है इसके एक थप्पड़ मारे, मतलब पागल आदमी 5 मिनट लगा दी तो जो कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ये सीसेट नहीं है। सीसेट का मतलब तो पूरा कैलकुलेशन दिमाग वैसे ही हवा में चलना चाहिए ना, ऐसे ही चलना चाहिए। इसमें क्या मैथ्स है भाई, ये कोई मैथ्स नहीं है। मैं पूरा पेपर जो है ऐसे ही आपको टिकरम से बता सकते हैं, आप दिमाग लगाइए उसमें, एकदम उत्तर दिखता है उसमें फेल हो जाते हैं लोग। हमने कहा कमाल है, तुम इसमें फेल हो गए। एक तो 33% रखा हुआ है, उसके मार्क्स जुड़ने नहीं है, मिनिमम वाला लेके आओ। हाँ, तो 40 क्वेश्चन यानी पूरा 80 भी अटेम्प्ट करोगे और 40 अगर तुम्हारे सही हो गए तो हो गया काम, जीत जाओगे उससे। क्योंकि 27 ही तो बनाने हैं टोटल, 13 माइनस में चले जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। तो पूरे 80 अटेम्प्ट करो, 40 जो है वो खराब कर दो तो भी जिंदा हो जाओगे, सरवाइव कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप तो ये भी नहीं कर सकते हैं, तो भी बोले नहीं हमने तो अटेम्प्ट ही सिर्फ 45 किए थे। अब अटेम्प्ट 45 किए तो भैया गलती कितनी की हो, 10-12 तो हो गया, फिर बाहर हो गया। ऐसे नहीं होता, ऐसी गलतियां नहीं करना। या तो आप ऐसा करो कि 80 अटेम्प्ट करो, जैसे तैसे आपको पता है, कॉन्फिडेंट है आप, तो आप वैसे ही निकाल ले जाओगे उसको। 45-50 तो ठीक हो ही जाएंगे, और नहीं है तो फिर थोड़ा अच्छे खासे 50-55 कुछ करो, या फिर 40-50 भी करने हैं तो थोड़ा, पता नहीं, मुझे लगता है ये मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा कभी, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है कि हमारे तो खराब होते नहीं है और कभी हुए नहीं है। क्योंकि हमारे टाइम तो वो जो 150 GS के क्वेश्चन होते थे, उसी में 35 क्वेश्चन मैथ्स के होते थे, और यही सब मेंटल एबिलिटी और यही प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये जो 150 क्वेश्चंस होते थे GS में, वो 2 घंटे में करने रहते थे 150 क्वेश्चंस। और वही GS का पेपर होता, सेकंड पेपर तो ऑप्शनल होता था, तो उसमें से आपको मार्क्स लाने होते थे। तो उन 35 जो हम जिसको मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे तो कभी गलत नहीं होते थे। मतलब उन पे तो और बल्कि ज्यादा विश्वास था कि ये तो सही है ही, तो हमको तो कभी लगा नहीं कि ये कोई मैथ्स है या इसके लिए अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत है, या पीछे जाकर के बहुत सारे फार्मूले, ऐसे कोई सवाल नहीं आते जिसमें फार्मूले लगाने पड़े आपको। मेंटल एबिलिटी होती है, उसको देखो, उत्तर दिख जाएगा आपको। देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए, आप किस एंगल से उसको देखते हो, कैसे देख रहे हो उसको, तो वो वाला लेवल कैलिबर। तो आज सीसेट की क्लास भी हो गया, ठीक है। कम से कम मुझे नहीं बताया कोई कि सीसेट वगैरह सर मेरा बन नहीं रहा है, ये ऐसी बात नहीं। उसकी प्रैक्टिस करो, हम सिखाएंगे कैसे क्या होगा। थोड़ा अंदाज लगाना सीखो। ये डिस्टेंस जो अंदाज लगा के बता देगा कि सामने वाले दीवार इतने फिट है, वो बहुत आसानी से कर लेगा। ये हाइट जो बहुत आसानी से बता सकता है ये हाइट कितनी होगी, तो ये आपके आंखों में होना चाहिए, आपके हाथों में होगा, ये आपके बहुत कॉमन चीज होगी। आप इस तरह से सोचते हैं कि नहीं, मेजरमेंट को हमेशा करते हैं कि नहीं करते हैं। घर वालों ने आपको कोई टास्क दिया, तब आपने कैसे उसको डील किया। जेब में आपके पैसे रहे तब उसका हिसाब किताब आपने कैसे रखा। मान लीजिए आपको खर्चा पता है, जेब में मान लीजिए 5000 रुपए रखे हैं, और आपने खर्चा यदि 245 का किया, तो 5000 में से 245 का, कई लोग उसको गिनते हैं, फिर 5000 को गिनते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, महामूर्खता। आपने जितना खर्चा किया उसको 5000 में माइनस करके बाकी बता दो कि इतना बचा हुआ है। तो आप कैसे करते हैं, किसी भी कैलकुलेशन को आप पूरा गिनते हैं। जैसे 79 है तो 1 से 79 वाला गिनना चाहोगे, उधर से सस्ता पड़ता है केवल 21 वाला, तो वो करना चाहोगे 100 में, तो कौन सा पहले गिन सकते हो, उससे अंदाजा लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो सरल चीजों को, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर हो सकता है आप फेल होगे सीसेट में भी। और लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण अगर ठीक है, सॉल्व करने का है, तो बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है ना। तो ये चीज जो है, और ये तमाम प्रश्न जो हैं ये इसी तरह के, जीएस भी ऐसे ही है, ध्यान रखिए, जीएस में भी आपको परेशान नहीं किया जा रहा है।
क्योंकि जब कभी भी सोलर एनर्जी की बात की जाएगी तो सोलर एनर्जी आपको रिन्यूएबल एनर्जी फायदेमंद दृष्टिकोण से सोचना है, क्योंकि वो फायदेमंद है। नुकसान करने के लिए कोई सोलर एनर्जी को नहीं लाना चाहता, रिन्यूएबल को नहीं लाना चाहता, वो हेल्पिंग में है। तो अगर आपकी नियत अगर इस टाइप की है और आप सोलर एनर्जी के प्रति आपकी श्रद्धा है और आपका कंसेप्ट क्लियर है कि सोलर एनर्जी आएगी तो पर्यावरण बचेगा, तो फिर आपका आधी लड़ाई तो आप जीत ही चुके हो। फिर ज्ञान की भाषा तो वो एकदम समझ में आ जाएगी। फिर आपका ऑप्शन अपने आप सी या डी कौन सा है अपने आप समझ में आ जाएगा। 5 जगह तारीख लिखी हुई है तो फिर तो डी हुआ, ऑल ऑफ द अबव टाइप ही हुआ। ऊपर के 1 2 3 4 वो सारी बातें हुई क्योंकि तारीख लिखी हुई है, उससे फायदा हो रहा है। तो आपका सही होने की प्रतिशत जो है वो 90% से ज्यादा हो गया। तो अब लगाओ तुक्का, आपका सही जाएगा। तो हर जगह पर जो है ये परीक्षा ना बहुत सारे बिहेवियर की परीक्षा है। ये परीक्षा वो परीक्षा है ही नहीं, ज्ञान की परीक्षा नहीं है। ध्यान रखिए कि आप कितना रट के आए हो, पढ़ गए हो, आप इंसान कितने अच्छे हो और फिर उसके बाद समझदार कितने हो, सच्चाई कितनी है आपके अंदर एक, और फिर समझदार कितने हो, ताकि आप डील कर लोगे। और जनता का प्रशासन करने जा रहे हो, व्यापारी वाली मानसिकता तो नहीं है। हिसाब किताब उस तरह से तो नहीं करते हो बनिए के टाइप, लाभ हानि और उसमें तो नहीं चले जाते, प्रॉफिट लॉस में तो नहीं जाते, भलाई के हिसाब से। अभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये सब फ्री वाला बंद होना चाहिए, अब फ्री वाला तो बंद ही हो जाए तो अच्छा है। इस फ्री ने जो है बिल्कुल खत्म कर दिया। वो भगवंत मान के कुछ लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि इसने उधर तो फ्री कर दिया, सोशल मीडिया पे देख रहे हो ना, और अब मोदी जी से पैसे मांगने पहुंच गया। तो मोदी जी को अपनी जेब से देगा क्या? मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है और देश का प्रधानमंत्री के पास सारा टैक्स इकट्ठा होता है, तो पंजाब का टैक्स भी तो वहीं जाता है। तो तुम पंजाब का हिस्सा दे दो, जो वहां से टैक्स आया उसमें से दे दो। ऐसा थोड़ी होता है। ये जो सोच है यही गलत सोच है। अब इसमें समाज में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ऐसे व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज, ये फ्री वाला भैया बढ़ेगा। एजुकेशन और हेल्थ जो है अमेरिका में फ्री है। अमेरिका अगर पुतिन ने परमाणु बम नहीं गिराया तो अमेरिका जो है और ज्यादा सोचेगा उस टाइप का। वो तो पुतिन कुछ कर देगा अभी, तो उसके बाद सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन अदरवाइज जो है अमेरिका और आगे जाने वाला है। ये चीजें बढ़ने वाली है फ्री वाले, ये फ्यूचर है। और कैपिटलिज्म में भी यही होगा। बात ये कम्युनिज्म की नहीं है, फ्री वाला कम्युनिज्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि कैपिटलिज्म का हिस्सा है। क्योंकि उससे असंतोष नहीं आता, उससे विद्रोह नहीं आता, उससे ब्लास्ट नहीं होता। आप बड़े बड़े मॉल बना सकते हो, मैंने कहा था ना, बड़े मॉल होते हैं, कांच के मॉल होते हैं। अब आपका डीबी मॉल पूरा कांच का बना हुआ है, तो रात को तो गार्ड रहता नहीं वहां, लेकिन कोई पत्थर फेंकता है क्या? क्यों नहीं फेंकता? क्योंकि वितरण ठीक ठीक हो रहा है, अनाज मिल रहा है, मोदी जी की फोटो वाला तो अनाज पेट भरा हुआ है। तो ये जो निशुल्क वैक्सीन मिल गई थी, आप ये निशुल्क बंद कर दोगे तो वो मॉल आप बनाने के रख नहीं पाओगे। पुलिस कितनी लगानी पड़ेगी वहां? कम से कम 200 लोग लगाने पड़ेंगे आपको केवल मॉल पे, 200 गार्ड लगाने पड़ेंगे उसको। पर वो तो घर जाके सो जाता है मॉल का मालिक तो, और उसको बिल्कुल भी शंका नहीं होती। उसको सुबह मॉल जो है झोंकातियों मिलता है। तो विकास नहीं हो सकता। पूंजीवाद के साथ तो फ्री की चीजें बल्कि और ज्यादा होती। कई लोग इसको कम्युनिज्म का पार्ट मानते हैं, ये कम्युनिज्म का हिस्सा नहीं है। कम्युनिज्म में तो सरकारें जो थी वो डिक्टेटर थी और उसमें वो पीट पाट देती थी और लोगों का ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती थी, खास करके चाइना। और उसने क्या किया था स्टालिन ने, मैंने आपको बताया ही था। तो कई जगह कम्युनिज्म वाले एग्जाम्पल तो और उल्टे निगेटिव है, बल्कि कैपिटलिज्म, क्योंकि उसमें दूसरों के पास भी होगा। तो अगर आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीजें पहनेंगे और बहुत खर्चा करेंगे, और आपके घर में जो काम करने वाला आता है उसको सिर्फ 1200 रुपए देंगे सैलरी, और उसका बच्चा जब उसकी माँ को या पिता को लेने आता है या कुछ करता है, और वो जब देखता है कि ये जो चीजें हैं ये खुद के ऊपर तो खूब खर्चा करते हैं और हमारी माँ को इतनी सी सैलरी देते, तो हो सकता है कि वो हत्या कर दे आपकी किसी दिन। तो यहां से विद्रोह पनपते हैं। और यदि आपने उसकी सैलरी 5000 रखी, 6000 रखी है,
और उस बच्चे के साथ भी आप तमीज से पेश आए और अगर आपने थोड़ा सा सद्भावना पूर्वक रहे तो आप सरवाइव कर जाएंगे और आप उसके दिल से ऐसा लगेगा कि ये अगर और ग्रोथ करेंगे तो हमको और ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जो सेकंड हैंड चीजें जब आप यूज करने के लिए देते हैं किसी को, तो इसके घर पे जो है अगर मान लीजिए आप किसी को बेड देते हैं, किसी को पुराना सोफा देते हैं, तो वो चाहते हैं ना कि इनका नया सोफा है तो ये वाला हमको मिल जाए तो उनके अंदर बल्कि एक सद्भावना पैदा होती है, बल्कि दुआ देने की इच्छा होती है कि ये और ज्यादा फले फूले, तो ये हमको मिलने वाला है। और आप पुनर्वितरण में विश्वास नहीं रखते और आप सोचते हैं कि नहीं ये हम यही रखेंगे, ये भी हम रखेंगे, वो भी हम रखेंगे, इसको भी खा जाएंगे, उसको भी खा जाएंगे, बल्कि और सब कुछ खा जाएंगे, इसका भी और छीन लें जो गरीब आदमी, तो फिर आप मारे जाएंगे तो बल्कि ये कैपिटलिज्म का पार्ट है, न कि ये कम्युनिज्म का पार्ट है। तो जो फ्री बीज वाली जो बात करता है ना वो, तो यूं समझ लीजिए उसने चुपके से राज्यसभा में 5 लोग उद्योगपति और अमीर लोग जो आम आदमी पार्टी को बहुत महंगा चंदा, बहुत ज्यादा चंदा दे सकते हैं, उनको सबको राज्यसभा भेज दिया उसने और इधर सबको फ्री दे के चुप कर दिया। तो बहुत बड़ा काम कर लिया उसने। बड़े बड़े उद्योगपतियों को राज्यसभा भेज दिया, तो पैसे लेके भेजा होगा, भयंकर चंदा लिया होगा आम आदमी पार्टी में, तो बड़ा गेम खेल गया ना। और इधर फ्री बीज में रह गए लोग, तो बोले आम आदमी पार्टी में बहुत बढ़िया है कि महिलाओं का बस में टिकट नहीं लगता है और इसमें ये नहीं होता और ये फ्री करने वाले हैं और ये फ्री करने वाले हैं उसने बड़ा गेम खेल दिया। तो ये वही बात है कि ये लोग उसको कम्युनिज्म का हिस्सा मान करके उसको फ्री बीज से नफरत कर रहे थे और मजबूरन देनी भी पड़ रही थी। जैसे बीजेपी को वैक्सीन देनी पड़ रही है, जैसे अनाज देना पड़ा, तो बहुत सारी चीजें तो मजबूरी में आपको देनी पड़ेंगी पीडीएस वगैरह में, उसको आप अवॉइड कर नहीं सकते और वो करना भी पड़ रहा है। और बदनामी अलग हो गई कि आप फ्री बीज पसंद नहीं करते और गरीबों के दुश्मन अलग हो और अमीरों की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है। वाकई में देखा जाए तो वो है अडानी अंबानी जैसा पार्टी, क्योंकि वो उद्योगपतियों का आदमी है कि उसने उद्योगपतियों को ही पैसे लेकर के राज्यसभा भेज दिया। एक भी गरीब आदमी नहीं है उसमें, ये साधारण आदमी नहीं है। तो ये जो है इस चीज को समझिए, इस चीज को, ये कैपिटलिज्म का पार्ट है। पर ये समझ में कब आएगा, वही मैं दृष्टिकोण बता रहा था। तो ऐसे में आंसर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आ रहा समझ? चलिए, मुझे लगता है ठीक है। अब होमवर्क लिख लीजिए थोड़ा सा, होमवर्क लिख लीजिए। अब चूंकि सिलेंड्रेटा हो गया है तो आप एनेलिडा का होमवर्क लिख लीजिए, सिलोम के ऊपर लिख लीजिए। कल आपको बताया था सिलोम, नोट्स देखा आपने LSC 09 वाला ई ज्ञान कोश पे, अच्छा लगा? हाँ, थोड़ा थोड़ा टफ है क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है, पर इसके लिए 11th का वो भी पढ़ लीजिए NCERT पे, तो वो फिर आपको उसके कनेक्शन में ठीक लगेगा। सिलोम, मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन जिसको कहते हैं, मेटामेरिज्म, अर्थवर्म, अर्थवर्म के ऊपर लिखिए, अर्थवर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी लिखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी लिखिए। लीच हिरुडीनिया, लीच थेरेपी कभी सुना होगा आपने, ब्लड के माध्यम से थेरेपी होती है। हाँ, तो लीच थेरेपी या लीच क्या होती है? हेटेरोनिरीज पर टिप्पणी लिखिए, हेटेरोनिरीज। एक शॉर्ट नोट, एक पैराग्राफ का ट्रोकोफोर लार्वा पे भी लिखिए, ट्रोकोफोर लार्वा। इसके अलावा आप लिखिए एक एनिमल किटोप्टेरस, किटोप्टेरस, CHETOPTERUS, किटोप्टेरस। इसमें बायोल्यूमिनेसेंट, ये जो नॉक्टिल्यूका लिखा था उधर प्रोटोजोआ में, वो भी बायोल्यूमिनेसेंट होता है और ये भी, दोनों चमकते हैं अंधेरे में। और अगला लिखिएगा एंटोमोलॉजी। व्हाट इज एंटोमोलॉजी? इंसेक्ट साइंस। एपीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर क्या होता है, सब पे टिप्पणी लिखिए। एपीकल्चर, सेरीकल्चर,
हार्मफुल एंड बेनिफिशियल, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स तो ये हो जाएंगे एपीकल्चर, सेरिकल्चर। हार्मफुल इंसेक्ट्स ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पेस्ट, कीट जो नुकसान करते हैं, पेस्ट। स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट भंडारित अनाज को खराब करने वाले कीड़े, कीट बोलते हैं, कीड़े नहीं बोलते, कीट। यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स जो अनाज को खराब करते हैं, दालों को खराब करते हैं, आटे को खराब करते हैं, उन सब के नाम लिखिए। बीटल्स होते हैं और फसलों को खराब करने वाले कीट, इंसेक्ट्स जो फसल को खराब करते हैं, आलू की फसल को, शुगर कैन की फसल को, उनकी लिस्ट बनाई है। तो आज मैंने जो होमवर्क दिया है वो परीक्षा के हिसाब से बहुत काम का है और बहुत सिलेक्टिव है, ठीक है। एंड माउथ पार्ट्स इन आर्थ्रोपोड्स, माउथ पार्ट्स इन्हीं से वो कुतरते हैं, तो अलग अलग प्रकार के। और मच्छर हमको चूसता है तो उसका माउथ पार्ट स्पॉन्जिंग टाइप का, सक करने वाला, इंजेक्शन लगाता है कि नहीं? हाँ, मच्छर बहुत बड़ा वेक्टर है। सो इंसेक्ट्स एज ए वेक्टर, रोगों के वाहक के रूप में इंसेक्ट्स की भूमिका, रोल ऑफ इंसेक्ट्स एज ए वेक्टर ऑफ डिजीज। तो कौन कौन? पिस्सू, खटमल, मच्छर, ये सब बीमारियां फैलाने वाले, जूं, तो ये सब रोग फैलाने वाले इंसेक्ट्स हैं। तो ये सब तैयार होना चाहिए, किसी भी तरह से घुमा फिरा। और जब कभी भी आएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स बताइए, तो बेनिफिशियल एंड हार्मफुल बोथ आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, तो वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए शांति पाठ।